कैसे हैं आप सब। देखिए बच्चों, कल हमने अर्थशास्त्र की पुस्तक से पहले अध्याय विकास को शुरू किया था। आज हम उसका दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। आप सब भी मेरे साथ दूसरे भाग को पढ़ने के लिए तैयार होंगे। तो अपना कोटा जिनके बारे में बात की जाए उनको आप इम्पोर्टेंट मानते हुए लिखते चलेंगे। इसी के साथ हम लाइन टू लाइन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कल जहाँ से हमने इस पाठ को छोड़ा था वहीं से आज आगे फिर से शुरू करेंगे। तो आप सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे औसत आय के बारे में। देखो, औसत आय क्या होती है? किसी एक देश के अंदर जितने सारे लोग रहते हैं उन सब लोगों की अगर एक साथ हम कुल कमाई जो एक साल में उन्होंने की है उसकी गणना करते हैं तो उस समय हमें औसत आय की ज़रूरत पड़ती है। औसत आय का आंकड़ा जो है हमें अन्य देशों से हमारे देश के लोग कुल मिला के कितने वस्तुओं का या आय का अर्जन कर रहे हैं या वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, इन तुलनाओं के लिए हमें औसत आय की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ हम एक उदाहरण से इस बात को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक उदाहरण दिया हुआ है जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप मेरे इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए। पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। यद्यपि औसतन आय तुलना के लिए उपयोगी है, जो औसत आय है वो तुलना के लिए उपयोगी है, परंतु इनके द्वारा असमानताओं की हमें जानकारी नहीं मिलती। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम पहले औसत आय को जानेंगे कि आखिर औसत आय होती क्या है। उदाहरण के लिए जैसे दो देश दिए हुए हैं, आपको तालिका दिखाई दे रही है बच्चों। इस तालिका को ध्यान से देखिए। इसी तालिका से हम औसत आय को अच्छे से समझेंगे। जैसे इसके अंदर पहला देश है, उसको क नाम दिया गया और दूसरा देश है जिसको ख नाम दिया गया है। इन दोनों देशों के लोगों के जो एक साल में कितना पैसा ये कमाते हैं उससे देश की कुल आय कितनी होती है इन दोनों क और ख देशों की, उसकी हम गणना करते हैं। जैसे हम पहले क देश के बारे में बात करते हैं। क देश में कुल 5 लोग रहते हैं। ये 1 2 3 4 5 जो संख्या दे रखी है लोगों की है, और ये जो लोग इस क के सामने जो ये आंकड़े दे रखे हैं ये सब क्या है? इन 5 लोगों की कमाई है। कब की है? एक साल की। यानी एक साल के अंदर इन 5 लोगों ने इतने इतने पैसे कमा के और इन आय अर्जित की है। इन पांचों के जो आंकड़े हैं इनको हम जब जोड़ेंगे तो इनका कुल योग कितना आता है? लगभग 50,000 रुपये आता है। और 50,000 में अब जबकि हमें पता है कि इसमें नागरिकों की संख्या कितनी है? 5 है। तो 50,000 में बच्चों 5 का भाग देने पे कितना आता है जवाब आएगा 10,000 रुपये। तो यहाँ पे हम आसानी से कह सकते हैं कि देश के में नागरिकों की औसत आय यानी सभी लोगों की आय और सभी लोगों की संख्या से उसको भाजित करने पर 10,000 जो उत्तर आता है वो उस देश की औसत आय मानी जाएगी। समझ गए? इस 10,000 को हम इस देश की औसत आय कह सकते हैं। ऐसे ही अब हम दूसरे देश की गणना करते हैं। देश ख के अंदर 5 ही लोग हैं, लेकिन अब यहाँ पे कमाई में अंतर है। यानी ये जो लोग हैं इनमें कुछ हैं जो बहुत कम, केवल 500 रुपये का योगदान दे रहे हैं, जबकि एक जो 5वें नंबर का व्यक्ति है वो 48,000 रुपयों का योगदान दे रहा है। लेकिन अब हम जब औसत आय याद करते हैं तो यहाँ पे 500 और 48,000 की इस अंतर की गणना नहीं की जाती है। यहाँ पे सबको जोड़ के और उसके साथ में कुल नागरिकों की संख्या का भाग दिया जाता है। जब हम इन सारे आंकड़ों को जोड़ते हैं तो इनका भी टोटल 50,000 होता है। अब फिर से हम 50,000 में पाँच नागरिकों की संख्या है तो 5 का भाग देंगे, तो फिर से 50,000 में 5 का भाग देने पर जवाब क्या आएगा? 10,000 रुपये। यानी प्रत्येक व्यक्ति की जो औसत आय है वो कितनी है? 10,000 रुपये है। इसी के आधार पे अब आपको बड़े आराम से ये समझ में आ गया होगा कि किसी देश में, या आप अपने गांव से उदाहरण लीजिए। आपके गांव में मान लो 5 लोग रहते हैं, पांचों ने एक साल कोई काम किया, उस काम के बदले में उनको इतने इतने पैसे मिले। आप अपने गांव को देश के मान सकते हैं, है ना? पांचों ने इतने इतने पैसे जोड़े, अब पांचों को मिला के आपके गांव की आपसे औसत आय पूछी जाए। गांव में 5 लोग रहते हैं तो पांचों ने कितना पैसा कमाया, तो ये सब आंकड़े आप जोड़ लेंगे कि इन 5 लोगों ने इतने इतने पैसे कमाए हैं एक साल के अंदर। फिर गांव में जब 5 लोग रहते हैं तो 5 का भाग दे देंगे इस टोटल के अंदर।
तो कितने पैसे आ जाएगा जवाब में? 10,000 रुपये औसत आय आ जाएगा। इसी के अनुसार हम औसत आय याद करते हैं। तो आपको बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि क्या आप इन दोनों देशों में रहकर समान रूप से सुखी रहेंगे? यानी दोनों देशों के जो आंकड़े दिखाए गए हैं उनमें हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कौन सा देश हमें बड़ा आरामदायक लगेगा? हम यहाँ पे स्थिति की तुलना करेंगे तो कै देश में रहना हम ज़्यादा आरामदायक महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि कै देश में जो है व्यक्तियों में जो आय है उनकी उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है ना। इनके आंकड़ों को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इनकी लगभग सभी की क्या है, बराबर सी आय है। तो यहाँ पे कै देश में निवास करना हमारे लिए आरामदायक होगा। लेकिन जब हम कै देश की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, 4 लोग तो ऐसे हैं जो बहुत ही बुरी स्थिति में है, यानी वो बहुत ज़्यादा गरीबी का प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि एक व्यक्ति ऐसा है जो क्या कर रहा है, अमीर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यानी उसकी कमाई सबसे ज़्यादा है और वो अकेला लगभग कितनी 90% जो आय है 90 से 95% उसका अर्जन अकेले कर रहा है। तो यहाँ पे हम किस देश में रहना और किस देश में सुखी रह के आराम से जीवन यापन कर सकते हैं, तो हमें अगर विकल्प चुनना होगा तो हम कै को चुनेंगे। क्यों? जब हमें ये पता नहीं है कि हम 1 नंबर पे रहेंगे या 2 पे रहेंगे या 3 पे या 4 पे या 5 पे, तब तो हम चुनेंगे कै को। लेकिन जब हमें ये कह दिया जाए कि आप अपनी इच्छा से किसी स्थान को चुने और उस देश के उसी स्थान के नागरिक होंगे, तब हम किसको चुनेंगे? स्वाभाविक सी बात है, हम 48,000 रुपये सालाना कमाने वाले व्यक्ति के स्थान पे बैठना पसंद करेंगे, क्योंकि हम भी ज़्यादा आय चाहते हैं। इसीलिए पूछा गया है क्या दोनों देश बराबर विकसित हैं? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देश जो कै है उसके नागरिकों को लगभग बराबर सी आय होती है, जबकि देश कै है उसमें ज़्यादा लोग कैसे हैं, गरीब हैं। फिर आगे क्या कहता है? आगे कह रहा है कि शायद हम में से कुछ लोग देश कै में रहना पसंद करेंगे अगर हमें यह आश्वासन हो, यानी भरोसा हो कि हम उस देश के 5वें नागरिक होंगे। यानी सीधी सी बात यह है कि अब अगर हमें पता हो कि हम 48,000 रुपये कमा रहे हैं तो हम 5वें स्थान पर बैठना पसंद करेंगे। लेकिन अगर हमारी नागरिकता संख्या लॉटरी के द्वारा निश्चित की जाएगी तो हम उस समय में किस देश को चुनना पसंद करेंगे? हम देश कै को चुनेंगे, क्योंकि लॉटरी के द्वारा हमें पहले अगर कै की अगर हम कल्पना करते हैं देश कै की, तो हमें पता नहीं होगा कि लॉटरी से हमें पहला स्थान मिलेगा कि 5वां या फिर कोई और। तो फिर हम इसमें आश्वस्त रहेंगे कि देश कै जो है उसमें लगभग सभी नागरिकों को समान आय होती है, तो अतः हम किसी भी स्थान पर रहें तो बड़े आराम से जीवन यापन कर पाएंगे। इसी के आधार पे अब हम आगे चलेंगे। क्या कह रहा है आगे कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यद्यपि दोनों देशों की औसत आय एक समान है, देश कै के लोग न तो बहुत अमीर हैं और न बहुत गरीब, जबकि देश कै के ज़्यादातर नागरिक कैसे हैं, गरीब हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो 500 रुपये कमाने वाले व्यक्ति हैं वो 48,000 रुपये कमाने वाले व्यक्ति की तुलना में बहुत निम्न आय अर्जित करते हैं, इसलिए उनको गरीब माना गया है। और एक व्यक्ति ज़्यादा अमीर है जो 48,000 रुपये कमाता है। इसलिए यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि यह आय लोगों में किस प्रकार वितरित है। यानी औसत आय से हमें लोगों के अंदर जो असमानता व्याप्त है, जिसको हम यहाँ पे देश कै में देख पा रहे हैं, ये हमें औसत आय से पता नहीं चलती, क्योंकि औसत आय सबकी क्या होती है, बराबर होती है। इसीलिए आपको बड़े आराम से औसत आय का जो ये अवधारणा है समझ में आई होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ देशों की तुलना की जा रही है। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि ये गरीब विहीन और अमीर विहीन देशों के नागरिक हैं, यानी कि ये मध्यम आय के, ना तो गरीब लोग हैं ना ही ज़्यादा अमीर लोग हैं, तो ये कैसे हैं, मध्यम आय वर्ग के लोग हैं। इनके द्वारा जो संसाधन बनाए गए हैं उन संसाधनों के बारे में कह रहे हैं कि हमने कुर्सियों को बनाया तथा उनका उपयोग हम खुद ही करते हैं। जबकि इधर गरीब और अमीर के अंदर तुलना की जा रही है। क्या कहा जा रहा है, हमने कुर्सियों को बनाया तो था लेकिन उसने ले लिया। उसने किसने, इस अमीर व्यक्ति ने। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अमीर व्यक्ति के पास में ज़्यादा संसाधन या ज़्यादा धन होने की वजह से
या ज़्यादा आय होने की वजह से वो अपने जो आवश्यक वस्तुओं की खरीद है आसानी से कर लेता है, जबकि गरीब व्यक्ति बेचारा मजदूरी करता है या फिर जैसे तैसे अपना जीवन यापन करता है, कुर्सियां बनाने का भी कोई काम करता होगा। इस वजह से ये क्या कह रहा है कि हमने जो संसाधन बनाए या कुर्सियां बनाई उनको अमीर व्यक्ति ने खरीद लिया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा कि जो गरीब और अमीर का अंतराल है वो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि अमीर व्यक्ति अकेला ही 4 कुर्सियों पे लेटा हुआ है ना, लेकिन जो गरीब व्यक्ति हैं वो बेचारे एक पे दो दो एडजस्ट हो रहे हैं। देखो यहाँ पे हमें यूँ देख के बड़ा हंसी भी आती है और लगता है कि जैसे देखो ये बेचारे एक दूसरे को धक्का मार के गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो क्या है, यहाँ इनकी गरीबी का प्रदर्शन किया जा रहा है कि इनके पास संसाधन कम हैं। अब प्यारे बच्चों, आपके लिए जब इतना पाठ हमने पढ़ लिया तो कुछ गृह कार्य जैसी गतिविधियों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि ये सब आपके होमवर्क के रूप में दिए जा रहे हैं ताकि आप इन सब चीज़ों को आसानी से समझने के लिए घर पे अभ्यास कर सकें। तो इन गतिविधियों को 1 से 6 तक आप खुद घर पे करने की कोशिश करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हम आय और अन्य मापदंडों के आधार पर देशों की तुलना करेंगे। क्या कहा गया है, जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचते तो और क्या सोचते हैं, वे अपनी सुरक्षा और दूसरों से आदर पाना तथा समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी से अपने उद्देश्यों का चुनाव करना आदि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अलावा अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के विषय में भी सोचते हैं। जैसे ये अन्य विशेषताएं क्या हो सकती हैं जिनको हम चुनते हैं, इन विशेषताओं के बारे में बात की जा रही है। इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण से करेंगे। जैसे हम तालिका 1.3 को देख रहे हो ना आप सब, ये तालिका 1.3 है और इसके माध्यम से हम इस अगले उदाहरण को समझने की कोशिश करेंगे। अब आपको दिखाई दे रहा है कि तालिका 1.3 में कुछ 3 राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, हरियाणा, केरल और बिहार। इन 3 राज्यों में प्रत्येक व्यक्ति एक साल में कितने पैसे कमाता है इसकी संख्या लिखी हुई है। जैसे हरियाणा का एक जो व्यक्ति है औसतन एक साल में 2,36,147 रुपये कमाता है, जो कि सर्वाधिक है तालिका में। जबकि बिहार का एक नागरिक है जो 40,982 रुपये कमाता है, जो कि तालिका में न्यूनतम है। अब हम इस तालिका के बारे में आगे बात करते हैं। क्या कहा गया है, कहा गया है कि हरियाणा, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय यानी प्रत्येक व्यक्ति द्वारा साल में कितना पैसा कमाया जा रहा है वो दर्शाया गया है। तो वास्तव में ये आंकड़े 2018 और 19 के साल के हैं। उस समय की कीमतों के आधार पे प्रति व्यक्ति शुद्ध आय जो पूरे राज्य द्वारा अर्जित की गई है ना, यानी जो खर्चों को काटने के बाद में जो पैसा बचता है उसको शुद्ध आय बोलते हैं। और ऐसा व्यक्ति, राज्य या फिर देश तीनों के संबंध में हम पता कर सकते हैं। अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है, यानी जो शुद्ध आय राज्य की घरेलू उत्पादन में है, उसको समझने के बजाय हम इस उदाहरण को थोड़ा सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहा है कि मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। अभी के लिए हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय है जो सबसे अधिक है और बिहार इनमें सबसे पीछे दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने आपको बताया भी है कि कहाँ तो 2,36,000 रुपये और कहाँ बिहार के केवल 40,000 रुपये। इसका अर्थ क्या हुआ कि औसतन हरियाणा के एक व्यक्ति का एक वर्ष में 2,36,147 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में औसतन वह केवल 40,982 रुपये कमा पाता है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। अब हम इन तीनों राज्यों के कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो कि तालिका आपको 1.4 में दिए हुए हैं। अब इन आंकड़ों में मैं आपको पहले इन शब्दों के अर्थ बता दूं। जैसे कि इसमें पहले जो कॉलम दिया हुआ है उसमें कहा गया है कि शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 व्यक्ति, जो 2018 के आंकड़े हैं। फिर दूसरे कॉलम में है साक्षरता दर यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या, और तीसरे कॉलम में है निवल उपस्थिति अनुपात। इसका मतलब ये है कि विशेष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, जैसे प्रति 100 बच्चों में कितने बच्चे जो हैं स्कूल जाने वाले हैं, उनकी संख्या यहाँ पे दिखाई गई है। अब हम आगे बात करते हैं। जैसे
हरियाणा, केरल और बिहार, 3 राज्यों के आंकड़े दिए गए हैं यहाँ भी तुलनात्मक यानी तुलना करने के लिए। हरियाणा में 30 बच्चे जो हैं 1000 जीवित बच्चे जन्म लेते हैं, उनमें से 30 बच्चे 1 वर्ष के होने से पहले पहले ही क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। हरियाणा में 80% जो है साक्षरता दर है, यानी प्रत्येक 100 लोगों में से 80 लोग जो कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं। जबकि इसी हरियाणा में जो 14-15 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां, उनमें से केवल 67 बच्चे जो हैं स्कूल जाने वाले हैं, बाकी अन्य कामों में लगे हुए हैं। यही बातें हम केरल और बिहार के संदर्भ में पढ़ सकते हैं। तो ये तुलना करने से आपको क्या पता चलता है कि यहाँ पे केरल की जो स्थिति है वो सबसे अच्छी बताई गई है, यानी वहाँ पे 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं उनमें 1 साल की आयु प्राप्त करने से पहले केवल 7 बच्चों की मृत्यु होती है किसी न किसी कारण से। फिर केरल में साक्षरता दर भी है जो कितनी है, 96% है। और इसके अलावा क्या कहा गया है कि केरल में जो है सबसे ज़्यादा संख्या जो 14-15 वर्ष के बच्चों की है वो 77 है, यानी 77 बच्चे जो हैं केरल में प्रत्येक 100 बच्चों में से स्कूल जाने वाले हैं। यानी केवल 23 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। तो यहाँ पे समझ में आया आपको। चलिए, ये तो थे तुलनात्मक आंकड़े जिनके आधार पे हमने देशों के विकास की स्थिति को समझा, यानी राज्यों की तुलना करके हमने। ऐसा ही हम देशों की तुलना भी कर सकते हैं, बस आंकड़े बदलेंगे तो आप बड़े आराम से समझ पाएंगे कि कैसे एक से दूसरे राज्य की तुलना करने पर हमें उनकी स्थितियों को पता चलता है। अभी हमने जो तुलना करी वो उसमें बिहार हमने बड़े गरीब स्थिति में या कमजोर स्थिति में दिखाई देता है, जबकि हरियाणा है जो आय के मामले में सर्वोत्तम है, तो केरल है जो साक्षरता के मामले में पहले स्थान पे है। अब हम आगे चलते हैं कि ये तालिका क्या दर्शाती है। तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है कि केरल में 1000 जीवित पैदा हुए। वही बातें हैं जो मैंने आपको अभी समझाई हैं। तो हम सीधा आगे चलते हैं। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। तालिका 1.4 का अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल ही नहीं जा पा रहे हैं, और ये हमने देखा भी है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में केवल कितने बच्चे हैं, 55 बच्चे ऐसे हैं 100 में से जो कहाँ स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो बाकी अन्य कामों में व्यस्त हैं, जैसे कोई मजदूरी करता है या कोई और दुकान में काम करता है, कोई रेस्टोरेंट में काम करता है। ऐसी स्थितियों में बच्चों की क्या हो रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। फिर कह रहा है कि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होते तो आपकी प्रारंभिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होते हैं। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वे वहाँ नहीं होते। अगर यह आपके साथ होता तो आप अभी ये सब न पढ़ पाते जो पढ़ रहे हैं। यानी बच्चों, जो 10वीं क्लास की अर्थशास्त्र की किताब का जो हम अध्याय जिस पे चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा में आप इसीलिए शामिल हो पाए हैं क्योंकि आपको पढ़ने का जो है अधिकार मिला हुआ है। यहाँ पे आपको इस बात का पता चल रहा होगा कि बिहार में जब 100 में से 45 बच्चे हैं वो स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे, और आपको आपके परिवार के जो माता पिता हैं आपके परिवार में, वो सब आपको पढ़ने के लिए कितना प्रोत्साहित करते हैं, आपको कितना आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इससे आप तुलना कर लीजिए कि वहाँ के जो परिस्थितियाँ हैं कितनी मुश्किल है उन बच्चों के लिए। अब हम आगे बात करेंगे सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में। सार्वजनिक सुविधा का मतलब है पूरे समाज या पूरे गांव या पूरे देश के लिए जो सुविधाएं तैयार की जाती हैं, जो सुविधाएं स्थापित की जाती हैं, उनकी बात करेंगे। क्या कहा गया इसमें, ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से भी ज़्यादा है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे है। इसका कारण यह है कि यह जरूरी नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं। नागरिक का मतलब एक आम आदमी या देश के निवास करने वाले व्यक्तियों से है। यहाँ पे पूछा गया है कि नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं। भौतिक यानी जो हमारे सांसारिक चीज़ें हैं उनके बारे में बात की जा रही है। फिर कहता है इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है, यानी किसी व्यक्ति या किसी देश की जो स्थिति परिस्थितियां हैं, गरीब है कि अमीर है या मध्यम आय वाला है, तो केवल आय के आधार पर वहाँ के नागरिकों की स्थिति अच्छी है या बुरी है इसका आकलन करना
सही नहीं है या पर्याप्त आंकड़े नहीं है केवल आय। क्या कहा गया आगे, इसको उदाहरण से समझाने की कोशिश की गई है। जैसे उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका द्रव्य, द्रव्य से अर्थ होता है धन, आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता। और हम भी जानते हैं कि अगर हमारे आसपास अगर फैक्ट्रियां लगा दी जाए, हम ऐसे इलाके में रहें जहाँ पे रोज धुआं या फैक्ट्रियों से जो अन्य प्रकार की गंदगियां निकलती हैं जो हमारे आसपास फैली रहती हैं, जिससे प्रदूषण फैलता है। अब इस प्रकार की जो चीज़ें हैं इनको साफ सुथरा रख, हमारे वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो केवल पैसे से कर पाए ऐसा संभव नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें खुद को भी पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए प्रयास करना होता है। जैसे दूसरा उदाहरण दिया है कि बिना मिलावट के की दवाएं आपको नहीं दिला सकता। आपका जो पैसा है उसमें शुद्ध दवाइयाँ आपको मिल जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पैसे से केवल चीज़ें खरीदी तो जा सकती हैं, लेकिन उसको किस तरीके से बनाया जाएगा ये उसको बनाने वाले पर निर्भर करता है। और बनाने वाला हमेशा किस बात पे बल देता है, अधिकाधिक लाभ कमाने पे। आगे कहता है जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहाँ ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं, द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता। यानी जब कोई रोग फैलता है तो भी आपका जो पैसा है आपको उस रोग से नहीं बचा सकता। तो फिर क्या बचाता है, उस समय हमें साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता तब तक आप इनसे भी नहीं बच पाएंगे। यानी हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं अगर वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे या पर्यावरण प्रदूषण को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक जो है हम भी इन चीज़ों के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। फिर कहता है वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। सामूहिक यानी अगर स्वच्छता का ख्याल रखा जाए तो पूरा समुदाय, जैसे परिवार के अंदर साफ सफाई रखने का काम केवल अकेले माता पिता का नहीं होता है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है गंदगी कम से कम फैलाएं। ऐसे ही देश के अंदर भी प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वो बीमारियों को फैलने से रोकने के उपायों में या फिर साफ सफाई के जो तौर तरीके हैं उनको अपनाने में आगे आए, ताकि सरकार अकेले उन चीज़ों को रोक पाने में अगर नाकामयाब होती है तो हम उसका सहयोग करें। फिर क्या कहा है कि वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना। अब सामूहिक रूप से मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है कि जरा सोचिए, क्या सोचना है, किसी स्थानीय इलाके यानी आपके आसपास के इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। प्यारे बच्चों, बड़ा ही मजेदार उदाहरण दिया है। क्या कह रहा है कि पूरे गांव को एक दीवार चुनवा के उसको और चारों तरफ 4 गेट लगा दिए। मान लो आपके गांव के चारों तरफ 4 गेट पे 4 चौकीदार रखना ज्यादा आसान है, या फिर गांव में अगर 100 घर हैं तो 100 घर के लिए 100 चौकीदार लगाना ज्यादा आसान है। हमें बड़े आराम से ये बात समझ में आती है कि 4 लोगों की व्यवस्था करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जबकि 100 चौकीदार या 100 पहरेदारों को लगाना बहुत मुश्किल काम है। उससे हमारे ज्यादा संसाधनों का भी अपव्यय होगा और हम है जो पर्याप्त तरीके से सुरक्षात्मक वातावरण का निर्माण करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसी के साथ में आगे क्या कहता है, आगे कह रहा है कि आप क्या करते अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता। क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता न रखते हों। यानी अगर आपके गांव बस्ती में कोई और पढ़ने वाला नहीं होता तो आपके माता पिता आपको अगर गांव से बाहर पढ़ने के लिए किसी प्राइवेट स्कूल में अगर भेज पाते तो ही आप पढ़ाई से है जो जुड़ पाते, या आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं वैसी क्लासों तक की पढ़ाई प्राप्त करने के लिए आप इतने प्रयास कर पाते। पर चूंकि अब आपके आसपास बहुत सारे बच्चे और भी पढ़ते हैं, इसलिए सरकार ने आपके बिल्कुल गांव के नज़दीक ही स्कूल की व्यवस्था कर दी है, जिससे कि आपको पढ़ाई करने में कोई परेशानी ना हो। समझ गए? आगे चलते हैं। क्या कहता है, आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में क्या कह रहा है,
अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, उच्च विद्यालय शिक्षा भी नहीं ले पाती हैं क्योंकि सरकार या समाज ने इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई है। अब यहाँ पे पर्याप्त सुविधाओं से हम इस मसले को ऐसे जोड़ सकते हैं कि जैसे आपके आसपास भी आपकी बहन हो या आपके पड़ोस में कोई हो, तो ऐसा अक्सर देखा जाता है कि लड़कियों को कक्षा 10वीं या 12वीं के बाद में बाहर भेजने के लिए किसी के साथ की ज़रूरत होती है, यानी कोई उसकी देखभाल करने वाला हो, है ना। अगर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है उसको आने जाने के लिए बस या ऐसी कोई सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो ताकि वो अकेले भी आना जाना चाहे तो आ जा सके। अगर ऐसी सुविधाएं जिन क्षेत्रों में नहीं होती है तो वहाँ पे हम ऐसा देखते हैं कि वहाँ की लड़कियों को पढ़ने के लिए बहुत कम ही भेजा जाता है बाहर। जिनको ऐसी सुविधाएं मिल पाती हैं केवल वही लड़कियाँ आगे की पढ़ाई जारी रख पाती हैं। तो आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हाँ सर, हमने ऐसा देखा है हमारे आसपास, और लड़कियों को जो पढ़ाने के लिए उनके परिवारजन बहुत कम विकल्प उपलब्ध करवाते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं एक बात दोहराना चाहूँगा फिर से कि इस चैनल पे अब से आने वाले समय तक जब तक आप पढ़ाई के साथ जुड़े रहेंगे तब तक कुछ न कुछ हमेशा, यानी जिन भी चीज़ों से आप जुड़े रहेंगे उन्हीं चीज़ों से संबंधित वीडियो या प्रश्नोत्तरी जैसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आप जो वीडियो को आप देख रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि आपके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपके लिए फिर से एक होमवर्क की गतिविधि आ गई है। आओ इन पर विचार करते हैं। क्या कह रहा है ये 1 2 3 4 जो 3 है ये गतिविधियां हैं, आपको खुद घर बैठ के करनी है, या आपका होमवर्क है। अब कार्यकलाप 2 की बात करते हैं। कार्यकलाप 2 क्या है? तालिका 1.5 को ध्यान से अध्ययन कीजिए और निम्न अनुच्छेदों में रिक्त स्थानों को भरिए। हो सकता है इसके लिए आपको तालिका के आधार पर कुछ गणना करनी पड़े, यानी कुछ जोड़ बाकी करना पड़ जाए। तालिका 1.5 में उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक स्तर उपलब्धि श्रेणी है। शैक्षिक यानी शिक्षा संबंधी आंकड़ों का उल्लेख किया गया है। जैसे ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में पुरुषों की है 76%, जबकि महिलाओं की है 54%। प्रतिशत का मतलब है प्रति 100 पुरुषों में 76 पुरुष हैं जो पढ़े लिखे हैं और प्रति 100 महिलाओं में 54 महिलाएं केवल पढ़ी लिखी हैं। जब हम 10 से 14 वर्ष के ग्रामीण बच्चों में साक्षरता दर की गणना यानी उनका आकलन करते हैं तो प्रति 100 बच्चों में से कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं? 90। आप बड़े आराम से समझ पाएंगे इन बातों को, बस ध्यान से देखते चलना है। ऐसे ही अगर 10 से 14 वर्ष की बालिकाओं की बात करेंगे तो 87% बालिकाएं कैसी हैं? पढ़ी लिखी हैं। अगला जो श्रेणी है ऐसे ही 10 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों का प्रतिशत है, जो पुरुषों के यानी लड़कों के मामले में 85% और लड़कियों के मामले में 82% है। अब आप इस आंकड़ों को बड़े आराम से समझ पाए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर अब हमें क्या करना है? इन खाली स्थानों को भरना है। मैं आपको एक सलाह दूंगा कि इन खाली स्थानों को भरने से पहले आप एक बार वीडियो को रोक दें और रोकने के बाद में आप खुद इस पेज को पढ़ें ठीक तरीके से। दिखाई दे रहा होगा आपको बहुत अच्छे से। अब इसको पढ़ के और इन खाली स्थानों पहले अपने मन में सोचें कि क्या आ सकता है, फिर उसके बाद जब मैं बताऊं तो उसके बाद में आपको उनके साथ में मैच करना है ताकि आप इस पार्ट को ठीक तरीके से पढ़ते चल रहे हैं। इसका आपको खुद को भी आकलन हो जाएगा और अगर ऐसा होता है कि इसमें कुछ गलत हो जाता है तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो अब हम इस टेबल को भरना शुरू करेंगे। आप भी ध्यान से इस वीडियो को या तो बीच में रोक के और अपना अभ्यास पहले पूरा कर सकते हैं और उसके बाद में वापस वीडियो से अपने जवाब जो हैं उनका मिलान कर सकते हैं। और वैसे ऐसे परीक्षा के अंदर ऐसे कोई इतने डिफिकल्ट प्रश्न आते नहीं है, ये केवल आपको तुलनात्मक रूप से आंकड़ों को समझाने का एक प्रयास है, इसलिए समझ में आए तो कोशिश करना, वरना तो ऐसे ज़्यादा चिंता वाली कोई बात नहीं है। आप इस पाठ के अन्य बिंदुओं को भी अच्छे से समझ सकते हैं, उससे भी आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर आने की संभावना पूरी है। इसलिए अब मैं आपको जवाब बताता हूँ इन खाली स्थानों के। पहला क है, उसको पढ़ते हैं कि सभी आयु वर्गों की साक्षरता दर जिसमें युवक और वृद्ध दोनों सम्मिलित हैं ग्रामीण पुरुषों के लिए कितने प्रतिशत है? 76% थी। और ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी है? 54%।
यही नहीं कि बहुत से वयस्क स्कूल ही नहीं जा पा रहे हैं। वयस्क यानी जो 18 वर्ष या उससे अधिक के बच्चे हैं उनकी बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि केवल वही स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बल्कि कितने खालिस्तान में 24% जो पुरुष हैं वो भी ऐसे हैं अभी वर्तमान में जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, है ना। फिर ख की बात करेंगे। इस तालिका से स्पष्ट है कि खालिस्तान प्रतिशत ग्रामीण लड़कियां। अब इस खालिस्तान में कितना आएगा? खालिस्तान में आएगा 18% ग्रामीण लड़कियां, है ना। 18% ग्रामीण लड़कियां और कितने प्रतिशत ग्रामीण लड़के? 15% ग्रामीण लड़के जो हैं स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो फिर इसलिए 10 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में से केवल खालिस्तान प्रतिशत ग्रामीण लड़कियां और खालिस्तान प्रतिशत ग्रामीण लड़के ही क्या हैं? निरक्षर यानी अनपढ़ हैं। तो इसमें लड़कियों की संख्या आएगी 13% और 10% हैं जो लड़के हैं जो अनपढ़ में आते हैं। फिर तीसरा जो विकल्प है ग में, इसमें पढ़ते हैं क्या आएगा। इसमें हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्षों के बाद भी खालिस्तान आयोग के वर्ग में इस उच्च स्तर की निरक्षरता यानी अनपढ़ रहने की जो स्थिति है वो चिंताजनक है। इसमें 10 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की बात की जा रही है। यानी 10 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनमें इतनी मात्रा में जो बच्चे हैं अनपढ़ रह रहे हैं, जबकि हमारे देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए हैं? 70 साल हो चुके हैं। तो उस 70 सालों के बाद भी ऐसी स्थिति होना चिंता का विषय है। यानी जो साक्षरता है वो सर्वोत्तम मानी गई है यहाँ पे मानव के विकास के गुणों में। कहते हैं कि बहुत से अन्य राज्यों में भी 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक लक्ष्य के निकट भी नहीं पहुंच पाए हैं, जबकि इस लक्ष्य को 1960 तक पूरा करना था। यानी हमने जब भारत का संविधान तैयार किया था उस समय हमने इन 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की जो साक्षरता है उसका एक जो लक्ष्य तय किया था उसको 1960 तक पूरा करना था। इसी दिशा में जब हम आगे नहीं बढ़ पाए, अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए, तो सरकार ने 2009 में कानून भी बनाया है जिसको क्या कहते हैं? RTI यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन। आई गलत हो गया ना, इसके अंदर आ गया RTE आएगा, है ना। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन होता है ना। RTE एक्ट है जो कब बनाया था? 2009 में बनाया गया था। और इसको लागू कब किया गया था? इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कर दिया था, जिसके बाद में हम देखते हैं कि 8वीं कक्षा तक की शिक्षा को बिल्कुल निःशुल्क कर दिया गया है। साथ ही साथ अब बच्चों को स्कूल में शिक्षा से जोड़े रखने के लिए पोषाहार जैसी और स्कूल की जो ड्रेस आदि भी दी जा रही हैं ताकि वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई से जुड़े रहें। तो प्यारे बच्चों, ये था दूसरा भाग इस पाठ का। इसमें उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और उससे पहले आप ये काम ये कर सकते हैं कि इसी वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं, ताकि आपके जो डाउट हैं वो बड़े आसानी से क्लियर हो जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, जो कि इस पार्ट का आखिरी पार्ट होगा। उसमें हम कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे, साथ ही साथ जो बचा हुआ भाग है उसको भी कवर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।